दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग। इंडिया के अंदर वाली ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली के किसी बंदे ने लेट्स से भारत और विदेशी के बीच में जो भी आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा उसका एक लेखा जोखा, उसका एक रिकॉर्ड वही होता है आपका, जहां पर हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का पूरा लेखा जोखा रखा, एक रिकॉर्ड रखा, वहां पर भी एक स्टार्टिंग और एक एंड डेट होगी। तो वर्ल्ड का अगर आपसे कोई पूछे ना कि नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको 0 देखने को मिलेगा। हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी और कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का शेयर बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 में यूपीएससी ने पूछा था। क्योंकि देखो, जब आपके देश में किसी ने इन्वेस्ट किया या आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया, ये कोई उधार नहीं, इट इज नॉट अ डेट। यहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि बीओपी। राइट, क्या होता है आखिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो हर एक चीज़ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या बोलता है, वो डेटा भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहली बात ना, आप ये अंडरस्टैंड करना, जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की। क्या मीनिंग है एक्सटर्नल सेक्टर का? देखो, यहां पर ना हम इंडिया के अंदर वाली ट्रांजैक्शंस की बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली के किसी बंदे ने लेट्स से झारखंड के किसी पर्सन को कुछ चीज सेल करी, वो यहां पर नहीं आएगी। यहां पर हम बात करेंगे भारतीय और नॉन भारतीय, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे बात होगी। तो बेसिकली ये जो मैं बात कर रहा था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज नथिंग बट एक रिकॉर्ड होगा। किस चीज का रिकॉर्ड होगा? हमारी जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, किसके बीच में? जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, भारतीय रेजिडेंट्स और भारतीय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब जो भारत में नहीं रहते, यूएसए में रहते हैं, आपके यूके में रहते हैं, कहीं और रहते हैं। भारत और विदेशी के बीच में जो भी आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, उसका एक लेखा जोखा, उसका एक रिकॉर्ड वही होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पर जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ना, रेजिडेंट, ये रेजिडेंट आपके लोग भी हो सकते हैं, आपके इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, आपकी कंपनीज हो सकती हैं, एंड इवन आपकी सरकारें भी हो सकती हैं। क्योंकि आप नोटिस करो कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में, तो हो सकता है मैं एक ट्रांजैक्शन करूं, हो सकता है मैं किसी को वस्तुएं भेजूं, हो सकता है कोई कंपनीज के बीच में एफडीआई वगैरह का ट्रांजैक्शन हो, सरकारें भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकती हैं या कुछ और चीजें ट्रांजैक्ट कर सकती हैं। तो हर एक चीज, कितना क्या क्या चीज आई, क्या गई, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका पूरे का लेखा जोखा, उसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। समझ गए? अब एक क्वेश्चन यहां पर आएगा कि सर ये क्या एक स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है? देखो, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझाया था। एक वर्ड होता था स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। क्या होता है स्टॉक और फ्लो का? स्टॉक का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम यहाँ पे डिफाइन करें। जब भी आप टाइम एक स्पेसिफिक लेते हो ना, तो जो वेरिएबल्स वहां पे डिफाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के लिए आपको एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम रेफरेंस आपको बताना पड़ता है। बट जब हम बात करते हैं ना फ्लो वेरिएबल की, यहां पर क्या होता है, एक स्टार्टिंग डेट और एक एंड डेट आपको देखने को मिलती है। इट इज ओवर अ पीरियड, एक पीरियड आपको देखने को मिलेगा। राइट, जैसे अगर मैं बात करता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की, तो जब मैंने जीडीपी पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बताया था, जीडीपी जैसे हम बताते हैं एक क्वार्टर की बताते हैं या एक साल की बताते हैं। राइट, क्वार्टर की बात होगी तो 1 अप्रैल से 30 जून, 31 जुलाई से सॉरी आपका 1 जुलाई से आपका 30 सितंबर, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है, वो होता है फ्लो वेरिएबल। तो यहां पर जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, जहां पर हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का पूरा लेखा जोखा रखा, एक रिकॉर्ड रखा,
वहां पर भी एक स्टार्टिंग और एक एंड डेट होगी। हम बोलेंगे कि पिछले 3 महीने में हमें इतना इंपोर्ट किया, हमने पिछले 6 महीने में इतना एक्सपोर्ट किया, तो देयर विल बी अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग डेट। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बीओपी अपने आप में क्या होगा, ये एक फ्लो वेरिएबल होगा। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो वेरिएबल। इस बात का आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ओके। अब ये जो हमें इतना सारा रिकॉर्ड रखना है, डेफिनेटली हर एक कंट्री अपना अपना रिकॉर्ड रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत भी रिकॉर्ड रखेगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, अभी बनाएंगे इसका पूरा डायग्राम, पर देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं। देखो मान लो इंडिया ने कोई चीज एक्सपोर्ट करी। देखो जब हम मान लो ये घड़ी हमने एक्सपोर्ट करी, अगर हम ये घड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमें बदले में इसके डॉलर मिलेंगे। डू यू एग्री और नॉट? तो जब भी हमने भारत ने मतलब भारत के रेजिडेंट्स ने नॉन रेजिडेंट के साथ एक ट्रांजैक्शन किया, मतलब ये घड़ी उनको एक्सपोर्ट करी, बदले में डॉलर हमारे पास आए, बिल्कुल आए। तो एक्सपोर्ट अगर इंडिया ने किया ना, तो वहां पर उसको हम लोग, क्योंकि हमारे यहां पे डॉलर्स आएंगे, तो हम इसको क्रेडिट के तौर के ऊपर ट्रीट करेंगे, विल ट्रीट एज प्लस, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं। ठीक है, डॉलर्स आएंगे, इनकमिंग, इसको हम बोलते हैं इनकमिंग मनी। ये पैसा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो इनकमिंग भारत के लिए क्या होगा, प्लस या क्रेडिट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, मान लो हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना है बाहर से, मान लो हमें यहाँ पे ये कोट मंगाना है, ये कोट यूएसए में बना था और हम इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, भारत को पेमेंट करनी पड़ेगी इसको खरीदने के लिए, तो इट इज ट्रीटेड एज अ डेबिट, तो माइनस के तौर के ऊपर यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाएगा। तो प्लीज इस बात को समझना कि जैसे इनकमिंग मनी हमारे लिए क्रेडिट था, ऐसे अगर हम बात करें हमारे लिए जो आउट गोइंग मनी है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डेबिट। ठीक है, अब नोटिस करना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मान लो इंडिया और यूएसए में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, अगर हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो हमें बदले में डॉलर्स मिले, हमारे लिए वो अमाउंट प्लस हो जाएगा। ऐसे जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वैसे यूएसए भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता होगा। तो यूएसए ने अपने वहां क्या नोट किया होगा, यूएसए ने माइनस नोट किया होगा। देखो अगर हमें +20 मिले तो यूएसए में -20 हो गए होंगे। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो हमने कुछ इंपोर्ट किया, कुछ सामान मंगाया, तो हमने कुछ पेमेंट किया, मान लो $50 का इंपोर्ट किया, तो हमारे यहाँ पे आएगा -50, यूएसए में आएगा +50। समझ रहे हो? तो कुछ हम प्लस करते रहते हैं, कुछ माइनस करते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। पर नोटिस करो, हमारा इनकमिंग उनके लिए आउटगोइंग है, हमारा आउटगोइंग उनके लिए इनकमिंग है। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें ना, पूरे दुनिया की बात करें, तो नेट कितना आएगा, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास +20 आए, वहां पे -20 आए, ओवरऑल कितना है, 0। मेरे पास +30 थे, मतलब मेरे पास -30 हुए, मैंने इंपोर्ट करवाया, उनके पास +30 हो गए। तो वर्ल्ड का अगर आपसे कोई पूछे ना कि नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको 0 देखने को मिलेगा। वर्ल्ड्स नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज 0। इस बात को आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। अब प्लीज एक बात ध्यान रखना, यहां पर ना जो मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बिटवीन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के दिल्ली में बैठ के मणिपुर के बंदे के साथ क्या ट्रेड कर रहा हूं, वो एक्सटर्नल सेक्टर या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे इंपोर्ट हो रहा है, चाहे एक्सपोर्ट हो रहा है, या कोई और प्रकार का ट्रांजैक्शन है, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपके 2 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका करंट अकाउंट, और एक दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। देखो जो भी आपका एसेट्स का ट्रांजैक्शन होगा वो आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। जो भी आपने इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आपने किया वो कैपिटल अकाउंट में आएगा।
करंट अकाउंट में नॉर्मली हम ट्रेड की बात करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, पर जो भी एसेट्स वाला ट्रांजैक्शन है ना वो यहां पे आएगा। अब पॉइंट आता है इनमें क्या क्या आता है सर, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। देखो करंट अकाउंट को आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, एक होता है विजिबल्स और एक होता है दोस्तों इनविजिबल्स। एक होता है क्या, विजिबल्स, और एक होता है इनविजिबल्स। अब पॉइंट आता है विजिबल का मतलब क्या है। देखो याद रखना यहां रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। विजिबल में क्या आता है, विजिबल में आती है हमारी वस्तुएं, हमारी गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, ये घड़ी थी, ये घड़ी क्या है, वस्तु है, इट इज अ गुड, इट इज अ वस्तु, ठीक है। मैंने ये ट्रांजैक्शन किया इस वस्तु का, हो सकता है इंपोर्ट करवाया हो या एक्सपोर्ट करवाया हो। एक्सपोर्ट करवाएंगे तो प्लस लिख देंगे, इंपोर्ट करवाएंगे तो माइनस लिख देंगे। तो इस तरह से ना हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहते हैं कि मान लो घड़ी इंपोर्ट करवाई तो -50, ये ब्लेजर हमने एक्सपोर्ट किया तो +20, है ना। तो इस तरह से हम लोग मेंटेन करते रहेंगे, कितनी गुड्स आई, कितनी गुड्स गई, उनके बदले में कितना पैसा आया, कितना पैसा इनकमिंग था, वो सारी बातें हम यहाँ पे नोट करते रहेंगे। ये वाला पार्ट विजिबल्स के अंदर आता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि विजिबल के अंदर हम गुड्स बोलते हैं, या अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो गुड्स नहीं, हम इनको मर्केंडाइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विजिबल का मतलब क्या है, यहां पर हम गुड्स की बात करेंगे। गुड्स वर्ड बोल लो या आप मर्चेंडाइज वर्ड बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर भी हम पूरा लेखा जोखा निकालते रहेंगे, कुछ हम इंपोर्ट करते रहेंगे, कुछ हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, राइट। कुछ हमारा एक्सपोर्ट होगा, कुछ इंपोर्ट होगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा। तो नेट हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे निकलती रहेंगी। ये पहला कंपोनेंट होता है आपका गुड्स का, ठीक है। ध्यान रखना केवल गुड्स या मर्चेंडाइज ही आपका यहां पे आते हैं विजिबल्स के अंदर। क्लियर है गुड्स वाली बात। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपके हिसाब से भारत में ये सिचुएशन कैसी है, क्या हम वस्तुओं में ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं या एक्सपोर्ट करवाते हैं, व्हाट डू यू थिंक। देखो ये आंसर बड़ा सिंपल है, भारत जो है वस्तुओं के ट्रेड में उतना अच्छा नहीं करता, हम ज्यादातर वस्तुएं इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से। ध्यान रखना जब बात होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो प्लीज समझना यहां पर हम बात करते हैं किसकी, केवल गुड्स या केवल मर्केंडाइज की। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम बीओटी के नाम से जानते हैं, इसमें केवल और केवल आपकी गुड्स आती हैं, इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि अगर हमने मान लो एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम है, तो इसको पता क्या हम बोलते हैं, वी कॉल इट दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत में कैसा है, भारत में बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया। पर अगर ऐसा हो कि एक्सपोर्ट हम कम करें और इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहां डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भारत में डेफिसिट है, ठीक है ना। इंपोर्ट अगर वस्तुओं का ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि भारत में क्या सिचुएशन है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि भारत वस्तुओं के एक्सपोर्ट में उतना अच्छा नहीं है, चाइना से हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, कच्चा तेल बहुत सारे हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है मर्केंडाइज इंपोर्ट में। तो दैट इज वाई भारत में जब हम गुड्स की बात करते हैं ना मर्केंडाइज की, तो इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, और इसीलिए नॉर्मली क्या होता है भारत में बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमारे यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर हमारा ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी हमारी गुड्स की। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही इनविजिबल्स की, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं इनविजिबल की। अब सवाल आता है कि इनविजिबल में क्या आता है। इनविजिबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट यहां पे हमें देखने को मिलता है वो आता है आपका सर्विसेज का कंपोनेंट। पॉइंट आता है सर्विसेज का मतलब क्या है।
देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग कई बार क्या करते हो, आप लोग ना कई बार ऑनलाइन कोर्सेज करते हो। लेट्स से मैंने ना भारत में मैं बैठा हूं, हाँ मैंने क्या किया, मैंने एक यूएस कंपनी या यूएस यूनिवर्सिटी के साथ मैंने उनके साथ टाई अप कर लिया या उनके साथ एक कोर्स खरीद लिया उनसे। तो यहाँ पर मैं हुआ रेजिडेंट और वो यूएस यूनिवर्सिटी एक नॉन रेजिडेंट हुई। मैंने उनको कुछ पेमेंट करी, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। मैं हूँ रेजिडेंट, वो यूएस यूनिवर्सिटी है नॉन रेजिडेंट। इनके बीच में ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। पर प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर कोई वस्तु का ट्रेड नहीं हो रहा, यहाँ पर एजुकेशन सर्विसेज यहाँ पे हो रही है। मैंने एजुकेशन सर्विस को इंपोर्ट करवाया है। कैसे इंपोर्ट कराया है? क्योंकि मैंने बदले में उनको पेमेंट दी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये होता है सर्विसेज का इंपोर्ट। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप लोग देखते हो कि कैसे हम आईटी सर्विसेज, हमारे यहाँ पे इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ये बहुत सारी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। उसी तरह से अगर हम बात करें हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, आपकी टूरिज्म सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट टूरिज्म सर्विस, ये आपका सर्विसेज में आएगा। इनफैक्ट ना एक क्वेश्चन भी आ रखा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कोई विदेशी भारत में आया, कोई विदेशी भारत में आया, अब वो बाहर का बंदा भारत में आया है, तो नॉन रेजिडेंट इंडिया में है, नॉन रेजिडेंट कुछ खर्चा वर्चा करेगा, तो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। तो जब वो घूमने आया भारत में, उसने टूरिज्म सर्विसेज को अवेल किया, ये दरअसल में भी हमारे लिए क्या है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। और हमने जब उससे पैसे कमाए तो हमारे नहीं, हमने क्या किया, हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो अगर विदेशी भारत घूमने आते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है हम सर्विसेज में कैसा कर रहे हैं? आर वी डूइंग गुड, आर वी डूइंग बैड, क्या सिचुएशन है? देखो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो भारत यहाँ पे अच्छा है। यहां पर हमारे पास सर्विसेज में एक सरप्लस होता है। सरप्लस मतलब क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं और इंपोर्ट यहाँ पे कम है, तो वी आर डूइंग गुड इन सर्विसेज। ठीक है, इस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्विसेज में हम यहाँ पे अच्छा करते हैं, इसमें कोई डाउट की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। राइट 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 राइट, ठीक है, ओके ओके ओके। पॉइंट आता है कि सर इसके अलावा और क्या चीजें आती हैं हमारे यहाँ पे इनविजिबल के अंदर, क्या और भी चीजें हैं? हाँ, इनविजिबल में सिर्फ सर्विसेज नहीं आती, इनविजिबल में आपकी और भी चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनविजिबल में आपकी इनकम भी आती है। इनको ना कई बार हम इनकम भी बोल सकते हैं और एक ट्रांसफर भी कंपोनेंट आता है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी आप जिनको आप बोल सकते हो। इनको इनकम या ट्रांसफर पेमेंट बोल सकते हो, या इनफैक्ट इनको प्राइमरी इनकम या सेकेंडरी इनकम भी बोल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सुना है? जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर दिए थे मैंने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। कई बार इनके बदले में हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने कुछ, मैं इंडिया में रहता हूं, बट कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे कुछ यूएस की किसी कंपनी में कुछ पैसा डाल रखा है या वॉट, वहां से मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो मेरे लिए इनकम का सोर्स हुआ। मैं रेजिडेंट, वो नॉन रेजिडेंट, क्या इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जो भी ऐसे आपका इंटरेस्ट हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, आपका रेंट हुआ, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी अपने इनकम वाले सेक्शन के अंदर, अपने इनकम वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगी। फिर सर ट्रांसफर पेमेंट वर्ड कैसा होता है? ट्रांसफर पेमेंट ध्यान रखना, ये वन वे ट्रांसफर होते हैं। वन वे मतलब आप एक तरफा होते हो, मतलब आपने कुछ किया नहीं, बस आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहां पे रेमिटेंसेस का नाम सुना होगा, आप लोगों ने रेमिटेंसेस का नाम सुना होगा।
रेमिटेंसेस में क्या होता है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो कहीं बाहर हैं, मान लो यूएसए में है, वो हर साल अपने घर अपना कुछ पैसा भेजते हैं, राइट। तो वहां से हमारे पास खूब सारा पैसा आता है। अब क्योंकि खूब सारा पैसा भारत में आ रहा है तो इसको प्लस के तौर पे हम यहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स में यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि पैसा भारत में आ रहा है। तो ऐसे ये वन साइडेड है। वन साइडेड क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा भेज दिया, बात खत्म, बदले में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी हुई। यस, ऐसे कुछ आपके गिफ्ट वगैरह हो सकते हैं, आपको ग्रांट्स वगैरह हो सकती हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये रेमिटेंस अपने ट्रांसफर्स में इंक्लूड होती है। ठीक है, इसको आप लोग सेकेंडरी इनकम भी यहाँ पे कह सकते हो। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि सर भारत में कैसी सिचुएशन है इनकम और ट्रांसफर पेमेंट की, क्या हम पैसा मिलता है हमें यहाँ पे या पैसा खर्च होता है या बाहर जाता है? देखो, खासकर अगर मैं बात करूँ रेमिटेंसेस की, तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसिपिएंट है। हमारे रिश्तेदार पूरी दुनिया में यूएसए में भी हैं, यूके में भी हैं, यूरोपियन यूनियन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, गल्फ में हैं, वहां से बहुत सारा पैसा, इनफैक्ट लगभग 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा हमारे पास हर साल आता है। मतलब पिछले सालों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिसिपिएंट मतलब हमें पैसा मिल रहा है। तो उस वजह से पता क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये जो ट्रांसफर पेमेंट वाला कंपोनेंट है ना, ये प्लस में दिखता है, यहाँ से हमें पैसा मिलता है। इनकम की अगर हम बात करें, नॉर्मली यहाँ पर हम नेगेटिव में रहते हैं, यहाँ पर हमारे देश से पैसा बाहर ज्यादा जाता है, आता कम है। बट ओवरऑल अगर आप नोटिस करो ना, सर्विसेज में हमने अच्छा किया, ट्रांसफर पेमेंट में हमने अच्छा किया, तो ओवरऑल इनविजिबल मोस्टली आपका पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक सरप्लस है। इनविजिबल में मोस्टली हमारा एक नेगेटिव होता है। मोस्टली ये चेंज होता रहता है डेटा पर, मैं रफली आपको दे रहा हूं कि जैसे गुड्स में भारत नॉर्मली अच्छा नहीं है, फिलहाल भी हमने पहले से बेटर सिचुएशन की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिलहाल अभी भी हम यहाँ पे थोड़ा डेफिसिट में ही है विजिबल के कॉन्टेक्स्ट में। पर इनविजिबल की बात करें, यहाँ पर हम नॉर्मली हम पॉजिटिव में होते हैं। अब प्लीज एक बात ध्यान रखना, ये दोनों कंपोनेंट्स विजिबल और नॉन विजिबल और इनविजिबल, ये मिलकर बनाते हैं करंट अकाउंट। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या करंट अकाउंट क्या होगा? क्या करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा या करंट अकाउंट सरप्लस में होगा? देखो, अगर तो देखो अंडरस्टैंड करो, ये आया नेगेटिव में, ये आया पॉजिटिव में, ये वैल्यू क्या आएगी? देखो, ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव कैसे आएगी? अगर ऐसा हो कि ये वाली वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू कम पॉजिटिव है, तो उस केस में करंट अकाउंट वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। उसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम लोग सीएडी के नाम से जानते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा हो, नेगेटिव वाली वैल्यू कम हो, प्लस वाली वैल्यू बड़ी, नेगेटिव वाली छोटी, तो वहां पर करंट अकाउंट ओवरऑल प्लस में आएगा। उसको हम नाम देंगे करंट अकाउंट सरप्लस। समझे इस बात को? तो ये जो वर्ड आप सुनते हो ना, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस, ये यहां से आए हैं। डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट कब होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मीनिंग ये होगा कि हमारा जो इंपोर्ट है ना, वो ज्यादा है, ओवरऑल इंपोर्ट। ठीक है, विजिबल भी इनविजिबल दोनों मिला के इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। वेयरएज ऑन द अदर हैंड, हम करंट अकाउंट सरप्लस किसको बोलेंगे? करंट अकाउंट सरप्लस हम तब बोलेंगे जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तो उसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस। ध्यान रखना, इसमें अब दोनों चीजें देख रहे हैं हम, विजिबल भी और इनविजिबल भी। समझे? ये है करंट अकाउंट का आपका लेखा जोखा। यहां तक समझ आया कि व्हाट इज करंट अकाउंट वाला कंपोनेंट? करंट अकाउंट वाला कंपोनेंट क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब इस बार के जरा इकोनॉमिक सर्वे पे आते हैं। देखो, इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 4 ओपन करोगे ना, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ कुछ बातें हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी आए, क्योंकि कल को स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाएंगी, आपने टॉपिक तो समझ लिया पर स्टेटमेंट्स हैंडल करना नहीं सीखा, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं हैंडल होते, मेंस में दिक्कत आ जाती है आंसर लिखने में। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं 4.18 को। प्लीज रीड दिस पैराग्राफ। क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में? द कंट्री स्टेडी राइज एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड। भारत का
धीरे धीरे जो राइज हुआ है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, इज एविडेंट इन द शेयर ऑफ बोथ ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स। हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी और कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का शेयर बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 में यूपीएससी ने पूछा था। देखो इधर देखो, यहां पर इसने बताया है कि अगर हम बात करें CY 2005, CY मतलब कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जनवरी टू दिसंबर। जो जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर मतलब जो जनवरी टू दिसंबर वाला फॉर्मेट होता है ना, उसको हम कैलेंडर ईयर के नाम से जानते हैं। अप्रैल से मार्च वाले को हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जानते हैं। तो वो कह रहा है 2005 और 2024 में अंतर पता क्या है। 2005 में भारत का शेयर मर्चेंडाइज मतलब आपकी गुड्स की एक्सपोर्ट में कितना था, 1%। दुनिया में जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था उसमें केवल 1% हिस्सा भारत का था, केवल 1%। आज के समय वो लगभग डबल हो गया है, 1.8% भारत का शेयर है ग्लोबल में। ये क्वेश्चन आ चुका है, उसने ये नंबर आई थिंक 3.1% दिया था 2023 का जो पेपर था, तो गलत है। 3.1 के आसपास नहीं है, भारत का नंबर तो 2% से कम है फिलहाल, 1.8% टू बी एग्जैक्ट। और दोस्तों अगर हम बात करें हमारी सर्विसेज की, तो सर्विसेज में भी भारत का जो शेयर है वो दुगने से ज्यादा हो गया है। उसमें दुगने के से थोड़ा कम है मर्चेंडाइज में, पर सर्विसेज में दुगने से ज्यादा हो गया। जैसे पहले 2% था 2005 में, आज से 20 साल पहले, पर आज के टाइम ये 4.3% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्लियरली दिखाता है कि भारत किस तरह से अच्छा काम कर रहा है पहले के मुकाबले। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देखो जैसे यहां पर ना इसने बात करी है भारत के टोटल ट्रेड की। देखो वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, भारत का टोटल ट्रेड, टोटल में आपका गुड्स का भी, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज दोनों की इसने बात करी। अब देखो अगर अब प्लीज सुनना, ये करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा, करंट अकाउंट का टेबल आगे आएगा। इसमें केवल और केवल आपकी मर्चेंडाइज और सर्विसेज की बात करी है, वो आपका इनकम और आपका रेमिटेंसेस उन सब की बात नहीं करी। ओनली इट्स टॉकिंग अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, यहां पर देखो ये वाला कर्व है टोटल एक्सपोर्ट का, ये है इंपोर्ट का। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का मिला के अगर हम बात करें, तो दरअसल में हर साल हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो एक्चुअली उसी वजह से पता क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ओवरऑल ट्रेड बैलेंस, ओवरऑल में मतलब ओवरऑल में मैंने गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करी, ओवरऑल ट्रेड बैलेंस हमारा यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है या डेफिसिट में आ रहा है। आप चेक कर लो, जैसे पिछले सालों में हमारा ये जो डेफिसिट था इतना था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ। आज के समय को लगभग 94 बिलियन का हमारे यहाँ पे टोटल ट्रेड डेफिसिट है व्हेन इट टॉक अबाउट बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस बार जो है टोटल एक्सपोर्ट किया 825 बिलियन डॉलर का, पर हमारा जो इंपोर्ट था वो 919 बिलियन डॉलर था। तो क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा था एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो भारत का जो टोटल ट्रेड था उसमें हमारा एक डेफिसिट देखने को मिल रहा है लगभग 95 बिलियन डॉलर का। चलिए ठीक है, ये बात तो सर हमें समझ आई। तो यहां पे इन्होंने और भी मर्चेंडाइज के बारे में बहुत सारा डेटा दे रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भारत इंपोर्ट क्या करवाता है, देखो इसने बताया कि भारत के इंपोर्ट में सबसे मेन पार्ट है पेट्रोलियम क्रूड का, गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ये जो तीन प्रोडक्ट हैं ये टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है हमारे, जो हम इंपोर्ट करवाते हैं, यानी कि कच्चा तेल, गोल्ड और आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यही तीन सेक्टर भारत के लगभग 1/3 इंपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लगभग 1/3 इंपोर्ट यहीं से आता है, यहीं से आता है मोटा मोटा। ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड के इंपोर्ट हमारे बड़े हैं 2.7% से। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, तो देखो यार गुड्स में तो ना हमारी हालत खराब चल रही है, आप देख रहे हो। अगर ना कल को बोले, देखो क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल को ऐसा बोल सकता है कि इंडियाज इंपोर्ट इन मर्चेंडाइज हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन लास्ट 5 ईयर, तो ये गलत हो जाएगा। देखो आप इधर देखो ना, पहले हमारा इंपोर्ट यहाँ पे कुछ 480 बिलियन डॉलर के आसपास था, फिर कम होके 400 से नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो यहाँ पर कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। तो अगर कल को बोले कंसिस्टेंटली भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड इंपोर्ट बढ़ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, इस तरह से। एक्सपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ एक्सपोर्ट,
फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा सा सिमिलर ही रहा या कम हो गया। तो इस तरह से आपका मर्चेंडाइज में भी कोई ऐसे हमारे पास कोई खास ट्रेंड देखने नहीं मिल रहा, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, पर इतना जरूर है इंपोर्ट ज्यादा ही कर रहे हैं हम एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ये बात तो क्लियर है मर्चेंडाइज के हिसाब से। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर के स्पेसिफिक अगर आपने देखना हो तो यहां पर एग्रीकल्चर की भी बात है कि देखो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का भी देखो जो शेयर है वो लगभग 11% के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बट पॉइंट वही है कि इसमें भी कोई ट्रेंड नहीं है। पहले हम 34 बिलियन था, फिर ये बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, तो लगभग $50 बिलियन के आसपास हम एग्रीकल्चर हमारे एक्सपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि एग्रीकल्चर मिला के, मेरीन प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेज मिला के हम अगले 4 साल में $100 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पहुंचाएं, पर अभी तो 50 के आसपास ही है, तो अभी दूर है, काम करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ। अब ऐसे इन्होंने बात करी है, ये तो चलो बात होगी आगे, इन्होंने बात करी है सर्विसेज की भी आगे, थोड़ा अगर आप और आगे जाओगे। ये इन्होंने ना थोड़ा बताया है कि अगर यूएस से हमारे साथ दिक्कत करता है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई नई मार्केट ढूंढो, वो सारी बातें बताई हुई हैं इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये सारा पीएलआई के बारे में डिस्कस्ड है, पर मैं आपको सर्विसेज के ऊपर लेके चलता हूँ कि सर्विसेज के बारे में क्या बोला हुआ है। एंड अगर हम बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू ओवरऑल हमारे करंट अकाउंट की, तो वो क्या बात हुई है, वो सारी बातें मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार हम उस पेज तक पहुंच जाएं। यस, हाँ, यहाँ बात हो रखी है सर्विसेज के ट्रेड के बारे में। देखो, अगर हम बात करें ना सर्विसेज की, तो देखो सर्विसेज हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। मैंने जैसा आपको बताया सर्विसेज हमारा जो है वो सर्विस प्लस आपको देखने को मिलता है। तो इस साल ना हमारा जो सर्विसेज में एक्सपोर्ट था वो $387 बिलियन पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले 13% का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारत इसमें काफी शानदार काम कर रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना तो इसमें भी देखो फिर से ट्रेंड नोटिस करना, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पहले हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, फिर थोड़े कम हुए, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर और बढ़े। तो देखो 2021 के बाद कंसिस्टेंटली हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, पर 2020 से 21 के बीच में हमारे थोड़े से एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हुए थे सर्विसेज के। और एक्चुअली अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया भारत सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। जैसे आप नोटिस करो, पहले हमारा ट्रेड सरप्लस यहाँ मतलब सरप्लस जो था सर्विसेज में वो $85 बिलियन का था, फिर आगे बढ़ के 89 हुआ, फिर 107, 143, 162, अब आज के समय $190 बिलियन का हमारे पास ये सरप्लस है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज में हमारा यहाँ पे सरप्लस आपको देखने को मिलेगा, क्लियर जो आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है। परसेंटेज के टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड यहां पर बात हुई है एक तो जीसीसी की भी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, दरअसल में ना क्या होता है कि जैसे आपके बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपके गूगल हो गया या और इस तरह के जो बड़े कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, अब वो भारत में अपने ऑफिस खोल रहे हैं। और ये ऑफिस वैसे नहीं है कि आपने बस छोटा मोटा काम दे दिया ना, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम, प्रॉपर ऐसा काम जो कहीं ना कहीं भारत के लिए मददगार होगा, तो वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो उससे भी भारत को यहाँ पे फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे ना, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट की, तो प्लीज इस ग्राफ को देखना, प्लीज फोकस ऑन दिस, इस ग्राफ पे फोकस करो। जैसे यहां पे नोटिस करो, यहां पर देखो एक तो बात हुई है नेट मर्चेंडाइज की। व्हाट इज नेट मर्चेंडाइज, मैंने बताया ना गुड्स की, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब नोटिस करो, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, हर साल ये नेगेटिव में ही है। मतलब हम हर साल इंपोर्ट ज्यादा कराते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं अपने गुड्स को। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज हमारा पॉजिटिव में ही है। तो यानी कि हर साल हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज में एक्सपोर्ट ज्यादा करवाते हैं, इंपोर्ट कम करवाते हैं। फिर बात आती है नेट ट्रांसफर। नेट ट्रांसफर मैंने आपको बताया था, जो आपका बात करता है विद रिगार्ड्स टू आपका जो रेमिटेंसेज, गिफ्ट वगैरह की। यहां पर भी हमारा ये नंबर पॉजिटिव में ही है साल दर साल। ठीक है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत को रेमिटेंसेज खूब अच्छे मिल रहे हैं, तभी नंबर पॉजिटिव में है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो इनकम वाला पार्ट है, वो जो प्रॉफिट हो गया,
इंटरेस्ट हो गया, वो वाली डिस्कशन थी, वहां पर हम नॉर्मली नेगेटिव में, नॉर्मली क्या पिछले 10 साल में नेगेटिव में ही है। समझे इस बात को? तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो क्या बनाएगा? करंट अकाउंट बैलेंस। अब प्लीज इसमें एक बात अंडरस्टैंड करना, अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, मैंने आपको बताया था ना करंट अकाउंट में क्या आएगा? विजिबल और इनविजिबल। ये डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस में भी हो सकता है। अगर विजिबल इनविजिबल जोड़कर नेगेटिव आया तो करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर विजिबल इनविजिबल जोड़कर आपका पॉजिटिव आया तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस। पॉइंट आता है क्या हम कभी करंट अकाउंट सरप्लस में हैं? आंसर इज हाँ। देखो यहां पे आप नोटिस करो, ये रेड वाली लाइन पे फोकस करो, फोकस ऑन दिस रेड लाइन, ठीक है? ये रेड लाइन पे आप प्लीज ध्यान देंगे सब लोग। ये क्वेश्चन भी 2020 में 2020 या 21 प्रीलिम्स में आ चुका है। यहां पर नोटिस करो, हुआ पता क्या, अगर आप ये लाइन देख पा रहे हो, यहां पे ये वाली लाइन, ये लाइन है जीरो की लाइन, ये लाइन है जीरो की लाइन। बीच में कुछ ऐसा टाइम था, ये वाला कुछ ऐसा टाइम था जहां पर आपका करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था। बाकी अगर हम बात करें पिछले 10 साल में, तो पिछले 10 साल में हमेशा हम करंट अकाउंट डेफिसिट में रहे हैं, पर एक साल ऐसा था जब हम करंट अकाउंट सरप्लस में भी, मतलब कुछ टाइम के लिए थे, कुछ टाइम के लिए हम करंट अकाउंट सरप्लस में भी थे। ये बात ध्यान रखना। तो अगर वो आपसे पूछे ना कि करंट अकाउंट हैज बीन इन डेफिसिट सिंस द कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 10 years, आंसर इज नो। ये 20-21 वाला यहाँ पे टाइम था जहां पर करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में था। समझे इस बात को? कुछ छोटे समय के लिए। ये ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा क्या खास बात होगी कि हमारा करंट अकाउंट छोटे समय के लिए ही सही बट सरप्लस में चला गया? इसका रीजन सिंपल है, ये कोविड-19 का समय था। इस टाइम पता क्या हुआ, जब कोविड-19 में बंद होगी चीजें, तो हमारे ना एक्सपोर्ट कम हो गए। अब आप बोलोगे यार एक्सपोर्ट कम होना तो गलत बात है, ये तो हमारे लिए नुकसान हुआ। हाँ, एक्सपोर्ट कम हुए, पर हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम हुए। इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम हुए, एक्सपोर्ट थोड़े से कम हुए। तो उस वजह से जो हमारा करंट अकाउंट पहले डेफिसिट था ना, वो कुछ छोटे समय के लिए करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था यहाँ पे, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और ये क्वेश्चन उस साल आया भी था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि करंट अकाउंट आखिर डेफिसिट कैसे होता है हर साल, बस एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है? तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, एक ये भी इनफैक्ट क्वेश्चन आ रखा है, कह रहा है भारत का करंट अकाउंट स्ट्रक्चर ना, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट इज ऑफसेट बाय स्ट्रॉन्ग नेट इनफ्लोज ऑफ इनविजिबल। मतलब हमारा जो मर्चेंडाइज का ट्रेड डेफिसिट का, उसको कवर अप किसने कर लिया? उसको कवर अप कर लिया इनविजिबल के अंदर, जो भारत में इनफ्लो हुआ डॉलर्स का। समझे? प्लस एट द सेम टाइम सरप्लस बढ़ता जा रहा है सर्विसेज में, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन सर्विसेज में, और वो सर्विसेज का टोटल एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। प्राइवेट ट्रांसफर जो हमारे रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इन सब ने हमारे यहाँ पे मदद करी है। बाकी भारत में आईटी हो गया, बिजनेस हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज, इनका ग्रोथ बड़ा है, इनका एक्सपोर्ट बड़ा है, उन्होंने हमें हेल्प किया है। ठीक है ना? तो मदद की है एक तरह के बफर बनाने के लिए। ठीक है, बफर बनाने में हमारी यहाँ पे हेल्प हुई है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम बात करें ना, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ना मैनेजेबल लेवल के अंदर है। देखो अगर ऐसा होता कि भारत में गुड्स में भी एक डेफिसिट होता, और मान लो अगर सर्विसेज में भी डेफिसिट होता, तो हमारी बहुत हालत खराब हो जाती। अभी क्या है, गुड्स में डेफिसिट है पर सर्विसेज में सरप्लस है, तो हमारी हालत ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर है, बहुत ज्यादा परेशानी यहां पे नहीं है, ऐसा यहां पे कहना है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहां पर हमारा जो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगभग $15 बिलियन के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है पहले हाफ के अंदर। ठीक है, तो भारत का जो डेफिसिट है ना, मोटा मोटा 1% ऑफ जीडीपी या 1.3% ऑफ जीडीपी के आसपास है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे करी गई हैं विद रिगार्ड्स टू आपका करंट अकाउंट के बारे में। आई होप आपको करंट अकाउंट पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे वाले सेक्शन पे, कैपिटल अकाउंट की। अब मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या रिकॉर्ड करता है? ट्रांजैक्शंस, ऐसी जो एसेट्स का ट्रांजैक्शन देखें, एसेट्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड हम कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। अब इसमें कई बातें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जैसे इन्वेस्टमेंट को तो हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इन्वेस्टमेंट में एक आ गया आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपका एफडीआई, और आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कोई घबराने वाली बात नहीं, इन दोनों का हम अंतर समझेंगे, पर प्लीज ध्यान से समझना,
ये इन्वेस्टमेंट एक तरह का उधार नहीं होता, इट इज नॉट अ डेट, इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। कैसे? क्योंकि देखो, जब आपके देश में किसी ने इन्वेस्ट किया या आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया, ये कोई उधार नहीं है, इट इज नॉट अ डेट। यहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी के अंदर, अभी कंपनी के ग्रोथ के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, आपके कैपिटल अवेलेबल हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, पर ये उधार नहीं होगा। जैसे कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं तो वो उधार थोड़ी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा उधार भी हो सकता है, हम उसको बोलते हैं डेट, ठीक है। डेट में आपका अलग अलग चीजें आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सॉवरेन डेट आ गया, हमारी जो कंट्री हमारी जो उधार लेती है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो आपका प्राइवेट एंटिटीज आपका बोरो करती हैं, वो भी हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी जिनको हम बोलते हैं, ये उधार है। देखो, उधार भी क्या हुआ, एक तरह की लायबिलिटी हुई, है ना। पर यहां भी ध्यान रखना, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने उधार लिया किसी इंडिया के बंदे से ना, अगर हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच की बात हो रही है ना, वहां पर हम बात कर रहे हैं ये डेट की। ऐसे ही पता क्या होता है, एक होते हैं आपके एफसीएनआर अकाउंट, जैसे हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं ना, वो भी हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं, हमारी सरकार के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का हम यहाँ पे पार्ट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नॉर्मली हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हम सरप्लस में रहते हैं, क्योंकि भारत में अच्छा खासा एफडीआई आता है। हालांकि थोड़ा सा कंसर्निंग भी हुआ है, कुछ एफडीआई में गिरावट भी देखने को मिली है थोड़ी सी, पर ओवरऑल अगर हम बात करें, कैपिटल अकाउंट हमारा नॉर्मली सरप्लस में रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर करंट अकाउंट में हमारा कुछ डेफिसिट है भी ना, तो इस डेफिसिट को ऑफसेट करने के लिए हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाता है, जो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस होगा, क्योंकि ये प्लस में होगा, ये नॉर्मली मान लो माइनस में है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इसको हेल्प कर देगा, इसका जो माइनस वाला हिस्सा था ना उसको निगेट करने में मदद कर देगा, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मली हो सकता है प्लस में आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑफसेट कर देते हैं एक दूसरे को, उसमें जो नेगेटिव आया वो इस प्लस के यहाँ पे इंश्योर कर लिया कि वो उसको कवर अप करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि सर हमें ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको समझेंगे कि आखिर ये जो दो शब्द हैं हमारे एफडीआई और आपका एफपीआई, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है। जब हम बात करते हैं ना एफडीआई की, पहले तो फुल फॉर्म समझ लो। एफडीआई की फुल फॉर्म है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ऐसे अगर हम बात करें एफपीआई की, वो क्या है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो, वैसे तो इसका एक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट मेन डिफरेंस पता क्या है, अप्रोच का डिफरेंस है। अगर हमें ऐसा लगता है कि पैसा लंबे समय के लिए आ रहा है तो इट इज कैटेगराइज्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पैसा अगर छोटे समय के लिए आ रहा है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पॉइंट आएगा ये कैसे कैटेगराइज करें कि लंबे समय के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए। उसके लिए हमारे पास एक पैनल था, अरविंद मायराम पैनल। उस पैनल को बनाया गया, अरविंद मायराम पैनल को, एंड उन्होंने सजेशन क्या दिया, उन्होंने ये बोला कि अगर मान लो ऐसा है, लेट्स से कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स आप खरीद बेच सकते हो स्टॉक मार्केट से। अगर लिस्टेड कंपनी में जो आपका ओवरऑल ओनरशिप है वो 10% से ज्यादा की आती है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% आता है, तो हम मान सकते हैं कि ये एक तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है। क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय के लिए आया होगा, राइट। और अगर लिस्टेड कंपनी में ये 10% से कम है तो इसको हम लोग एफपीआई मान लेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
क्योंकि अगर कम है इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका पर्पस शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से नॉर्मली होना चाहिए। ये बात है लिस्टेड कंपनी की, अगर कंपनी लिस्टेड है। बट मान लो अगर ऐसा हो कि कंपनी लिस्टेड नहीं है, कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब जिसके आप शेयर स्टॉक मार्केट से खरीद बेच नहीं सकते, तो अगर उस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, उसको हमेशा हम एफडीआई ही कैटेगराइज करते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनी में अगर पैसा आए, चाहे जितना मर्जी आए, वहां परसेंटेज नहीं देखेंगे। अगर पैसा अनलिस्टेड कंपनी में आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे एफडीआई ही कैटेगराइज करेंगे, उसको एफपीआई में नहीं बोलेंगे। और क्या डिफरेंस है, मैंने आपको जैसा बताया अप्रोच का, ये पैसा नॉर्मली लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आता है, यहां पर अप्रोच आपकी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की आपको देखने को मिलती है। ये शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ पैसा है। किसने बोला था ये आपका? दिस वॉज गिवन बाय अरविंद मायाराम पैनल। अंडरस्टूड? एक दो डिफरेंसेस और हैं। ये ज्यादा स्टेबल है, मैंने बताया ना ये लंबे टाइम के लिए आया है, तो इसको हम यहाँ पे ज्यादा स्टेबल मानते हैं कि पैसा आया है तो लंबे समय के लिए आया है तो पैसा रुकेगा। पर ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये ज्यादा वोलेटाइल होता है। क्योंकि देखो यहां पर ना अप्रोच क्या है, प्रॉफिट की, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, कि आप एक काम करो, एक कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ठीक है, प्रॉफिट कमाओ, जैसे ही प्रॉफिट आ गया बेचो और निकलो। अब इसमें क्या होता है, ये वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पैसा आता भी तेजी से है, पैसा जाता भी तेजी से है, इसीलिए हम इसको ज्यादा वोलेटाइल या इनफैक्ट हम इसको हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पैसा जो बहुत तेजी से आए पर बहुत ज्यादा तेजी से जाए भी, उसको हम बोलते हैं हॉट मनी। तो ये आपका एफपीआई को हम हॉट मनी की तरह कैटेगराइज करेंगे। यहां पैसा जो आएगा ना, वो आपका प्लांट मशीनरी उन सब में इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, तो लंबे समय के लिए ना, तो प्लांट में मशीनरी में उन सब में इन्वेस्टमेंट है। पर यहां अगर हम बात करें, यहां पर जो पैसा आ रहा है वो केवल और केवल आपके फाइनेंशियल एसेट्स में लगेगा, आपके स्टॉक्स आपके शेयर्स उन सब में लगेगा। अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, तो वहां उसका काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, तो वो सिर्फ ओनर होगा जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया, इट हैज ओनली ओनरशिप। वो कंपनी के कामकाज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ज्यादा, कंपनी ने कौन से डिसीजन लेने हैं कौन से नहीं लेने, उसके रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन में या उनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट उतना नहीं करता। यहाँ ओनरशिप होती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, केवल प्रॉफिट मेकिंग है। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रॉफिट तो चलो है ही है, पर ओनरशिप के साथ साथ वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट के अलग अलग फैसले होते हैं वो साथ मिलकर यहाँ पे लिए जाते हैं। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्लूसिव आपको थोड़ा यहाँ पे मतलब इनका भी देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका एफडीआई और एफपीआई का। ठीक है, ये क्या नाम था, अरविंद मायराम पैनल ने यहाँ पे हमें सजेस्ट किया था, एंड उस तरह से हमने यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हुई कि क्या डिफरेंस है एफडीआई और एफपीआई में। ठीक है, अब होता पता क्या है, आपका एफडीआई भी कई तरह का होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हम बात करें विदेशों से भारत में पैसा आना है, हाँ ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, अभी इस बार अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स, तो आपने देखा होगा कि हमने कई बार डिस्कस किया करंट अफेयर्स में कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई बढ़ाया गया है, तो विदेशों से पैसा आ सकता है, तो बट हमारे कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं वहां पर हम थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि ऐसा ना हो कि विदेशी कंपनीज का ही भारत के सेक्टर में कंट्रोल हो जाए। उसी पता क्या होता है, एफडीआई भारत में दो तरह के रूट से आ सकता है, दो रूट होते हैं। एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा अप्रूवल रूट। ओके, क्या मतलब इन दोनों का, देखो जब हम बात करते हैं ना ऑटोमेटिक रूट का मीनिंग सिंपल है, विदेशों से पैसा आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है, कोई अप्रूवल कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है,
कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे फॉरेन आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहां पे 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भारत में पैसा इन्वेस्ट करो, बस बता देना कि हाँ हमने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई परमिशन किसी के द्वारा नहीं लेनी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अप्रूवल रूट, यहां पर भारत में पैसा आएगा, पर पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सवाल आता है कि परमिशन लेनी किससे है। देखो ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफडीआई जो आ रहा है वो 5,000 करोड़ से कम का है, और अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, उसके हिसाब से वेरी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 5,000 करोड़ से अगर ये कम पैसा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से जो भी सेक्टर है, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एक तो आपको मतलब जो भी सेक्टर होगा, जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिस्ट्री होगी, एक तो उससे आपको परमिशन लेनी होगी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री से, और आपको यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये अप्रूवल देंगे वहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अप्रूवल देंगे अगर पैसा 5,000 करोड़ से कम है। पर अगर मान लो यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो सीसीईए है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हम बोलते हैं सीसीईए। और आप जानते होंगे कि सीसीईए को कौन हेड करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। सीसीईए इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वहां पर अगर पैसा 5,000 करोड़ से ज्यादा है ना, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो यहां पर इसको परमिशन देते हैं। ठीक है ये बात, ठीक है, ओके ओके ओके। अब एक दो बातें और हैं, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी, तो इन्होंने भी यहाँ पे कुछ बातें कर रखी हैं हमारे एफडीआई के रिगार्डिंग। जैसे ये तो सारा आपका उसकी बात है, ये तो आपका जैसे ग्लोबल ट्रेंड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे। देखो इन्होंने पता क्या बात करी है कि भाई दुनिया में ना यार हालत ग्लोबल एफडीआई के बारे में थोड़ी खराब सी है, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ी एफडीआई में ना उतना कंपनीज या अलग अलग देश जो है वो उतना दूसरे देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर रहे। उसका रीजन पता क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्फ्लोस थोड़े कम हो रहे हैं, ठीक है। बट या फिर डिक्लाइन बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। हाँ, इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, तो पूरी दुनिया की बात कर रहे थे, इंडिया की क्या हालत है, तो इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाए ना, ये देखो, ये इस चार्ट को आप नोटिस करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप ग्रॉस इनफ्लो देखिए, टोटल कितना पैसा आया, ग्रॉस इनफ्लो। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि ये नंबर जो है हमारे पास, ये पहले FY 2020 में ये $75 बिलियन के आसपास था, फिर ये बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर सिमिलर सही रहा, फिर बढ़ गया। तो आप नोटिस कर पाओगे कि नंबर इस रेंज में आपको है 60 बिलियन $70 बिलियन के आसपास। ये है ग्रॉस इनफ्लोस। अगर हम पिछले 25 साल की बात करें ना, तो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है पिछले 25 साल के अंदर, ठीक है ना। पिछले 25 साल के अंदर अगर हम क्युमुलेटिव सबको ऐड ऑन करें, ग्रॉस एफडीआई को, सारा ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो पिछले 25 साल का ऐड करें, तो वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। बट इसमें एक बात और है नेट एफडीआई की। ये देखो, ये वर्ड बड़ा न्यूज में आया है, मैंने करंट अफेयर्स में अलग से एक टॉपिक में भी डिस्कशन किया था नेट एफडीआई के बारे में। समझना इस बात को। देखो पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एक कंपनी की बात कर लो या जिसकी भी बात कर लो, देखो मान लो आपका टोटल एफडीआई मान लो हमारा आया था, लेट से हमारा टोटल एफडीआई आया था मान लो 50, ठीक है। फिर पता क्या होता है, कई बार कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है, अब कई बार वो इंडिया में ही उसको रिटेन कर लेती है। मान लो इन्होंने $50 बिलियन भारत में इन्वेस्ट किया, पर $5 बिलियन उनका प्रॉफिट हो गया, इसको हम 5 अगर वो इंडिया में ही उसने रख लिया ना, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एक्चुअली में ना फिर एफडीआई टोटल आपका 55 हो जाएगा। पर कई बार कंपनी सोचती है कि नहीं नहीं यार, हम अपना कुछ पैसा बाहर वापस लेके जाएंगे। जो पैसा वापस लेके जा रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं रीपैट्रिएशन। ये वर्ड आता है रीपैट्रिएशन। तो देखो जितना पैसा था उसमें से अगर वो कुछ पैसा बाहर वापस ले गए,
तो नेट एफडीआई क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखना इस पिक्चर में, जैसे यहाँ पे ये 73 बिलियन डॉलर के आसपास था FY 2020 की बात करें, पर उसमें रीपेट्रिएशन लगभग 17, 18 या 20 डॉलर के आसपास का था। तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो नेट एफडीआई टू इंडिया वो क्या हो गया, वो 75 से 20 कम होकर लगभग वो 55 बिलियन डॉलर हो गया। अगर हम आज के साल की बात करें, जैसे 2025 की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी आप नोटिस कर पाओगे 80 बिलियन डॉलर के आसपास था ग्रॉस इनफ्लो। पर अगर हम बात करें रीपेट्रिएशन, देखो ये नंबर कितना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज इंडिया से जो पैसा लगा हुआ था उसको वापस अपने देश लेके जा रही है। ये कंसर्निंग बात है, ये कंसर्निंग बात है, ये रीपेट्रिएशन बढ़ता जा रहा है। कंपनीज पैसा इंडिया से बाहर लेकर जा रही हैं, ये चिंता वाली बात है। तो देखो अगर ये 80 बिलियन डॉलर के आसपास था और ये आपका 50 के आसपास है, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो नेट एफडीआई है वो लगभग 30 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है। तो आपका नेट एफडीआई टू इंडिया का फॉर्मूला क्या हुआ, ग्रॉस इनफ्लो माइनस रीपेट्रिएशन। पर एक बात अंडरस्टैंड करना, ये है नेट एफडीआई टू इंडिया। इंडिया में नेट एफडीआई कितना आया, तो ग्रॉस कितना आया माइनस कितना बाहर गया, वो रिपेट्रिएशन जो वो वापस ले गए, वो नेट एफडीआई टू इंडिया है। पर एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम बोलते हैं नेट एफडीआई। इसको कैसे बोलेंगे, नेट एफडीआई टू इंडिया माइनस नेट एफडीआई बाय इंडिया। समझाता हूं, देखो यार, एक तो पता क्या है कि विदेशी कंपनियों ने भारत में पैसा लगाया, उसी तरह से भारत भी तो विदेशी कंपनीज में या अलग अलग देशों में पैसा लगाता है, बिल्कुल। तो देखो कुछ पैसा आया और कुछ पैसा हमने लगाया, तो वो होता है नेट, ठीक है। पहले हम पता क्या कर रहे थे, पहले हम ये बता रहे थे कि यार अच्छा विदेशों से 50 बिलियन डॉलर आए पर 20 बाहर गए, तो भारत को नेट आया 30। ये है नेट एफडीआई टू इंडिया। पर अगर आपको नेट एफडीआई निकालना है तो ये तो 30 है, ये 30 है, बट एक चीज ये भी देखो, भारतीयों ने भी तो बाहर लगाया, माइनस वापिस भी कुछ लेकर आए होंगे, वो है नेट एफडीआई बाय इंडिया। समझ रहे हो? तो जब हमें ओवरऑल नेट एफडीआई निकालना है ना, तो उसके लिए निकालेंगे नेट एफडीआई टू इंडिया माइनस नेट एफडीआई बाय इंडिया। पहले अगर नेट एफडीआई टू इंडिया निकालना है, सिंपली ये देखो ग्रॉस इनफ्लो कितना आया माइनस रिपेट्रिएशन कितना है, वो नेट एफडीआई टू इंडिया है। पर अगर आपको ओवरऑल नेट एफडीआई निकालना है, तो ये तो देखो कि नेट एफडीआई टू इंडिया कितना है, पर आप ये भी देखो कि नेट एफडीआई बाय इंडिया क्या है, मतलब भारत का कितना ग्रॉस आउटफ्लो है माइनस रिपेट्रिएशन टू इंडिया, वो आएगा आपका नेट एफडीआई का आंकड़ा। अब इसमें भी देखो ट्रेंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कल को कोई पूछ सकता है कि क्या ये नेट एफडीआई भारत में क्या सिचुएशन है। देखो नेट एफडीआई भारत में ये नंबर कम होता जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी था, पर अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें ये नंबर कम हो रहा है। ये चिंता वाली बात है, ये चिंता वाली बात है। क्यों चिंता वाली बात है, क्योंकि रीपेट्रिएशन इंक्रीज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भारत में शायद थोड़ा दिक्कत दे रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड टेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स। उस वजह से जो कंपनीज हैं वो अपना पैसा भारत से बाहर लेकर जा रही हैं, इसी को बोलते हैं हम रीपेट्रिएशन। तो ये ट्रेंड आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, और नेट एफडीआई का आपको फॉर्मूला यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखो इधर पढ़ो यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे। एफडीआई आउटफ्लोज फ्रॉम इंडिया इंक्रीज टू 22 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग द अप्रैल टू नवंबर का पीरियड। इसमें आपके एफडीआई आउटफ्लो भारत से बाहर गया है, ठीक है, ये तो हुआ, पर कहीं ना कहीं ग्रॉस इनफ्लो में भी इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है ना। हाँ, प्लस एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट रिपेट्रिएशन थोड़ा सा कम किया है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये 9 महीने की बात कर रहा है, 25 की बात नहीं कर, मतलब 24-25 की बात नहीं कर रहा। ये जो 9 महीने है ना, अप्रैल से नवंबर, उसमें कह रहा है कि पहले के मुकाबले कम प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हुआ, उससे कहीं ना कहीं नेट एफडीआई थोड़ा सा बेटर हुआ पहले के मुकाबले। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम में 5.6 बिलियन डॉलर हमारा जो है वो नेट एफडीआई हमें देखने को मिला, जो कि पिछले साल 0.8 था। मतलब अगर हम बात करें ना आज से 1.5 साल पहले की, तो 1.5 साल पहले हालत काफी खराब थी। इस साल भी थोड़ी खराब है, पर पहले से कम खराब है, कहने का मतलब यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी नेट एफडीआई में स्लो डाउन हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये बातें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 2 चीजें। इन दोनों पैराग्राफ्स को हम पढ़ेंगे एक बार। कह रहे गोइंग फॉरवर्ड चैलेंज इज टू सस्टेन एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई इनफ्लो इसी तरह से आते रहे और अच्छे से, ठीक है। वोलेटिलिटी दुनिया में बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। तो हमें स्ट्रक्चरल भी और साइक्लिकल भी दोनों फैक्टर्स हमें देखने होंगे। स्ट्रक्चरल मतलब ऐसी कुछ बड़ी समस्याएं जो भारत के
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंपैक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है भारत की कुछ नीतियां अच्छी ना हो, भारत की कुछ पॉलिसीज अच्छी ना हो, वो स्ट्रक्चरल फैक्टर होते हैं। साइक्लिकल होते हैं, जो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी बूम का टाइम आता है, कभी स्लो डाउन का टाइम आता है, तो उनको भी हमें थोड़ा डील करना होगा, स्लो डाउन वाले सिचुएशंस को। बाकी अगर हम बात करें तो जो आपकी कंट्रीज हैं, जैसे आपका इंडोनेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, मोरक्को, वियतनाम, इन्होंने ना अपनी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। इन्होंने कनेक्टर कंट्रीज के तौर के ऊपर अपने आप को बनाया है कि एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने बेनिफिट उठाया इस बात का कि इन्होंने टैरिफ भी अवॉइड करा एंड एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट भी इन्होंने कहा किया। ठीक है ना। बाकी कनेक्टर कंट्रीज जो होती हैं वो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज के लिए एक बेस की तरह काम करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के लिए। ठीक है। एंड इस तरह से प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ, एक्सपोर्ट भी इनकी हुई। तो इंडिया को भी यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे वियतनाम की अगर हम बात करें, वियतनाम ने खूब एफडीआई यहाँ पे इनको मिला क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे कम किया इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल जोन अच्छे बनाए, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का काफी बड़ा नेटवर्क हमने सेटअप किया, मतलब वियतनाम में। तो इंडिया भी इन सब चीजों से यहाँ से सीख सकता है। तो ये सारी कंपोनेंट्स आपके आ जाती हैं किसके अंदर, ये सारे कंपोनेंट्स आपके आ जाते हैं आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे करंट अकाउंट की भी और कैपिटल अकाउंट की भी, तो ओवरऑल कंबाइन होके क्या बनता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना यहां पर हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसके बीच में है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में। ठीक है। वो कंपनी भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, हमारी सरकार भी हो सकती है। एक साल की नॉर्मली हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 9 महीने का भी टाइम पीरियड हो सकता है, बट नॉर्मली हम एक साल की हमें बात करते हैं, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना एफडीआई आया, कितना गया, कितनी सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट करी। ये सारे डेटा आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन रहते हैं और वही मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी। कुछ क्वेश्चन इसके स्टैटिक पोर्शन से भी बन सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसके जो करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट है, जो डेटा वाला एस्पेक्ट है, वहां से भी बन सकते हैं। तो हमें दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहां तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। पर एक्सटर्नल सेक्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग। एक्सचेंज रेट क्या होता है, रुपी क्यों कमजोर होता है, क्यों मजबूत होता है, क्या उसके कारण है, नीर क्या है, एनईआर क्या है, आरईआर क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे जब हम अपना एक्सटर्नल सेक्टर का टॉपिक आगे और फर्दर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये जो सेशन है आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।